अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत के 3 साल मुकम्मल करने के बाद आज अपनी कारकर्दगी को अवाम और अपने सपोर्टर्स के सामने रखा। इस सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने खुद अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वजीर आजम ने इस तकरीब में वैसे तो बहुत सारी बातें की और उनकी हुकूमत के गुजरे हुए 3 सालों का मुख्तलिफ हवालों से जायजा लिया जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में हुकूमत के इन 3 सालों में 3 बड़े चैलेंजेस है और आज के प्रोग्राम में इन्हीं 3 चैलेंजेस के हवाले से बात होगी। पहला जो चैलेंज था वो अपोजिशन और एहतसाब का था, दूसरा मुल्की मईशत को, और तीसरा बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए मुल्की खारजा पॉलिसी से मुतालिक था। जहां तक मुल्की मईशत की बात है तो हुकूमत का यह दावा है कि मईशत में 4% की शरह नमू वो लेकर आए हैं और ये शरह ऊपर जा रही है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की तारीख में कम तरीन सतह पर है। तहरीक इंसाफ ने तारीखी करंट अकाउंट जो खसारा है उसे खत्म करके उसे सरप्लस किया और बरामदात में भी इजाफा किया गया। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 2016 के बाद अब बुलंद तरीन सतह पर है और टैक्स कलेक्शन जो है वो भी बढ़ी है। वजीर आजम इमरान खान ने भी जो है वो आज अपनी तकरीर में इन्हीं सब कामयाबियों का अहाता किया, दावा किया और उन्होंने कहा कि जो पहले मुश्किलात थी वो अब खत्म हो रही हैं। ये जो 3 साल थे हमारे बड़े मुश्किल साल गुजरे हैं। पहले तो मुल्क को बैंकरप्ट करके चले गए। जो हमारी लायबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर। तो तब हमने हुकूमत संभाली थी कि अगर हमें पैसे ना ये बाहर देते उस वक्त मुश्किल वक्त में तो रुपए ने गिर जाना था और नीचे। जब जितना भी रुपया गिरा उससे भी आप सबके सामने है जो महंगाई आई पाकिस्तान में, क्योंकि जितनी चीजें बाहर से आनी थी, तेल, बिजली, उसकी वजह से इफेक्ट, सारी चीजें महंगी हो गई। दूसरा चैलेंज अपोजिशन और एहतसाब के हवाले से था। अब हुकूमत का ये कहना है कि सियासी बेरोजगारों का टोला करप्शन पर एहतसाब से बचने के लिए एनआरओ चाहता है जो नहीं मिलेगा, और मुल्की मफादात के मामले पर अपोजिशन उनके साथ ताउन नहीं कर रही। तो आज की तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि एहतसाब जो है वो एक बड़ा इशू है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके तहत उनकी हुकूमत में जो इदारे हैं वो रिकवरियां कर रहे हैं, लूटा हुआ पैसा वाले करा रहे हैं। तीसरा जो बड़ा चैलेंज वो खारजा पॉलिसी से मुतालिक, आज तो उस पर कम बात हुई, लेकिन हुकूमत ये कहती आई है कि उसने खारजा पॉलिसी की सिमत सही की है। फौजी अड्डे देने के मामले पर वजीर आजम ने एब्सोल्युटली नॉट का दो टोक मौकफ अपनाया। अफगानिस्तान के मामले पर वजीर आजम के मौकफ की हिमायत और तारीफ की जा रही है। अफगान सूरत हाल पर अब अहम ताकतें पाकिस्तान से ताउन की तलबगार हैं और वजीर आजम खुद कश्मीर के सफीर बने और कश्मीर कॉज को जो है उजागर किया। अब ये वो तमाम इशूज हैं जिन पर हुकूमत कामयाबियों का दावा कर रही है और कह रही है कि उन्होंने जो है वो इस पर काम किया है। खारजा पॉलिसी के हवाले से आज वजीर आजम ने पुलवामा वाक़े का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो उनके लिए जो है वो किस तरह से एक सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज था और उन्होंने पाकिस्तान फौज की तारीफ भी की। मैंने वैल्यू किया अपनी फौज को जब वो पुलवामा हुआ कि हमें एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम दिलेरी से उनको कह सकते थे नरेंद्र मोदी को कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें वापस जवाब देंगे। अगर ना होता ये तो खुद सोच ले क्या मुश्किल वक्त गुजरना था। पुलवामा में अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी। 3 साल, 3 चैलेंजेस, मईशत, अपोजिशन और एहतसाब और फिर खारजा पॉलिसी। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पर बात करेंगे वेरी क्विकली। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक बड़ा स्टीम पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर जमान कारिया साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कारिया साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अली मोहम्मद खान साहब वजीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आज अपनी हुकूमत के 3 साल पूरे होने को वो किस तरह से देखते हैं, अली मोहम्मद खान साहब से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया तो अली भाई आपके वक्त का। कारिया साहब मैं आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेता हूँ और पहले मेरा ख्याल है जो सबसे आम सवाल है वो तो मईशत के हवाले से ही है, क्योंकि ये हर सेगमेंट में जो है वो हमने इस पर बात करनी है, इसलिए लेट्स जस्ट बी वेरी इसको एक एक सेगमेंट में एक एक इशू को डिस्कस करें। तो मईशत के हवाले से जो आज ये जो बातें हुई हैं, जो आज एक इवेंट हुआ है, उसमें तो जो तस्वीर खींची गई है उससे लगता है कि मईशत के सिम जो है वो अब बिल्कुल ठीक हो रही है। तो 3 साल ये पहले फायर फाइटिंग इन्होंने की है
मगर अब जो है वो हालात बेहतर हो रहे हैं। तो आपकी क्या असेसमेंट है सर, आप किस तरह से देखते हैं इन 3 सालों में जो मुआशी कारकर्दगी है? देखिए, गुजारिश यह है कि पहले, जहां तक मेरा इल्म है, पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा वजीर खजाना गुजरा हो जिसने ये कहा हो कि मुझे खजाना भरा हुआ मिला है और इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी है। हम एक ऐसा मुल्क है जिसमें मसाइल कम है, मसाइल ज्यादा है। वो गंजी नहाएगी क्या और न छोड़ेगी क्या वाली सूरत होती है। जो भी वजीर खजाना आता है वो कहता है मुझे खजाना खाली मिला है और बड़े चैलेंजेस मिले हैं। ये सब की तकरीरें आप जिसकी मर्जी उठा के देख ले, एक हिस्ट्री और तकरीरें। हाँ, हुकूमतों ने कुछ इकदाम उठाए अपने अपने दौर में और हर दौर में चैलेंजेस रहे। आज की हुकूमत को भी चैलेंज थे, यकीनन थे, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या 2008 में चैलेंजेस इससे कम थे या इससे बड़े थे? दहशतगर्दी उस वक्त थी या आज है, जिसने पाकिस्तान के अंदर न तो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ना कोई खरीदार यहाँ आ सकता था, ना पाकिस्तान की बैंक गारंटियां कबूल होती थी। पाकिस्तान उस वक्त गंदम भी बाहर से मंगवा रहा था, चीनी भी बाहर से मंगवा रहा था। पाकिस्तान के हालात ये थे कि पूरी दुनिया में उस वक्त रिसेशन आ गया, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कहां चली गई। वो वर्ल्ड रिसेशन ने इकोनॉमी सारी वर्ल्ड की हिला के रख दी। इसके बावजूद रहमान, हमने एक साल में, पहले साल में, इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फैसले हुए, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया पहली दफा। एक साल के अंदर अंदर हम खुद कफील हुए 2009 में, और 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, चीनी भी, गंदम भी, बाकी से। आज की हुकूमत कमाल करती है, कहती है बम्पर क्रॉप्स हुई है, बड़ी आला हमारा जमींदार की फसलें आई हैं, लेकिन गंदम बाहर से आ रही है, चीनी बाहर से आ रही है, फसलें बहुत आला हो गई है और कमाल हो गया, बम्पर क्रॉप आ गई है। इसी तरह ये जो एक वाहिद नारा लगाते हैं कि जी हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसकी वजह बड़ा प्रॉब्लम बड़ा था, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा थी, एक्सपोर्ट्स कम थी और इतना डेफिसिट था। तो गुजारिश जरूर ये है कि काश वजीर आजम साहब साथ ये भी बता देते कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट 2013 में कितना था, 2015 में कितना था, 2016 में कितना था और 17-18 में इसका बहुत बढ़ जाना क्या ऐसी वजह तो नहीं है कि मुस्लिम लीग के दौर में जो कारखाने बिजली के लगाए गए, उन पर मेरे एतराज हो सकते हैं, लेकिन जो कारखाने लगाए साहब, आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी वजीर आजम ने 2 चीजों का जिक्र किया। मैं चाहता हूं क्योंकि आप उन इश्यूज को जरा ज्यादा करीब से देखते हैं, आपको बेहतर पता होगा। एक उन्होंने किसान कार्ड का जिक्र किया और दूसरा उन्होंने कहा कि किसानों के पास जो है वो बड़ा पैसा गया है, तभी हम देख रहे हैं ये ट्रैक्टर इतने ज्यादा बिक रहे हैं। सो डू यू एग्री, ये जो जहां पर ज़राअत की बात आती है और किसान के पास पैसा जाने की बात आती है? मैं सर छोटी सी गुजारिश करूं ना, किसान के पास पैसा गया, बम्पर क्रॉप आ गई, फिर आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बड़ी सिंपल बात है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे किसानों की सूरत हाल है, आप पिछले 20 साल से अपने ट्रैक्टर की सनत को उठा के देख लें, हर दौर में ट्रैक्टर की फरोख्त में इजाफा हुआ है, बल्कि इंपोर्ट भी होते रहे। जब पाकिस्तानी जो लोकल हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी वो सफिशिएंट नहीं थी। ये जो मोटरसाइकिलों की दास्तानें हैं, ये हमारे दौर की जो उठा के देख ले, उस वक्त भी सनत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, बल्कि परवेज मुशर्रफ के दौर में तो बहुत ही इजाफा हुआ था, जब आसानी से मोटरसाइकिल मिलने शुरू हो गए, चाइनीज मोटरसाइकिल यहाँ शुरू हुए। इसी तरह मोटर गाड़ियों का है। सो ये कोई पाकिस्तानी इकोनॉमी के रियल रिफ्लेक्शन नहीं होते। बट मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस दौर में उन कारखानों की मशीनरी आई, मोटरवेज की मशीनरी आई, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो अगले साल भी होना था? आंसर इज नो, क्योंकि वो मशीनरी तो एक दफा आनी थी ना, वो हर साल तो नहीं आती। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कमाल काम किया। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हमने रेवेन्यू बहुत रिकॉर्ड रिसीव किया है। अब जरा रहमान साहब ये देखिए कि रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट आती है 2008 में, बहरान क्या है, दहशतगर्दी कहाँ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठी हुई है। हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को $25.5 अरब डॉलर तक ले जाते हैं, लेकिन 1100 अरब रुपया हमारी टैक्स रिकवरी थी। 1100 अरब हम जब जाते हैं तो 2120 अरब, और जब मुस्लिम लीग 2120 से लेके चलती है तो तकरीबन 3900 अरब, यानी दोनों अदवार में
कोई 95-96% से लेके 100% तक हमने इजाफा किया, हर साल तकरीबन 20% का तकरीबन एवरेज। इस गवर्नमेंट ने 3900 अरब से लेके 4800 अरब तक यानी 900 अरब का इजाफा किया 3 सालों में, और 3 सालों की एवरेज छोड़िए, टोटलिटी में देख लीजिए इनकी टोटल जो रिकवरीज का जो ग्रोथ है वो 25% से कम है। सो हर साल का अगर प्रोग्रेशन लगाएंगे तो आप मैं जरा ये पूछता हूँ, तो मुझे रहमान एक छोटी सी बात, अच्छा चलो कर लो सर, बाकी नहीं, सबसे ज्यादा और अहम बात यह है कि वजीर आजम साहब, महंगाई है कि आसमानों को छू रही है और हर बंदा सरापा एहतजाज है, और खुद वजीर आजम साहब एक ही बात कहते हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। पाकिस्तान के किसी एक बंदे का नाम बता दें जो वजीर आजम साहब की इस 3 साल में बाहर गया है रोजगार के लिए, एक बंदे का। और हमारे दौर के गए हुए भुट्टो शहीद का जो सदका जारिया है और उसके बाद के अदवार में गए हुए लोग अगर आज पाकिस्तान को अपना पैसा भेज रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, वेलकम। और ये हर दौर में था और इसी तरह का प्रोग्रेशन था, हर दौर में ये बढ़ता रहा। चले, ये जहां से आपने बात शुरू की थी एक वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं उसको, और जो आपने आखिर में जाते हुए बात की आम आदमी वाली, अली भाई ये 2 चीजें हैं। क्या ये बातें जो है वो रवायती बातें हर किसी से जो है वो ये जिस तरह कायरा साहब कह रहे थे कि ये तो सारी करते हैं कि हमें बड़ा मुश्किल टाइम मिला और फिर हमने चीज़ों को जो है वो ठीक कर दिया, और दूसरा जहां पर उन्होंने बात ख़त्म की, उन्होंने कहा महंगाई और आम आदमी, दैट इज़ द रियल इशू, ये असल मसला है, इसको हुकूमत ने क्या एड्रेस किया या नहीं, ये आज शायद सबसे ज़्यादा बात इस पर होनी चाहिए। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी तवील बात की है कायरा साहब ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज बड़े अरसे बाद खान साहब ने एक बड़ी लंबी स्पीच की है और मैं ज़ाहिर उधर था और मैंने ताली बड़ी कम बजाई है, मैं बैठ के बड़े गौर से सुनता रहा, सब कुछ मैंने सुना उसका, और मुझे आज बहुत एक अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि एक ऐसे आदमी के साथ हूँ जिसको पता है इस मुल्क को उसने लेके कहाँ जाना है, विजन उसका बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान क्यों बना ये भी उसको अच्छी तरह पता है, और पाकिस्तान में आगे बनना क्या है। जो पाकिस्तान जिन वजूहात की बुनियाद पे तबाही के दहाने पे पहुंचा उसका उन्होंने मुकम्मल अहाता किया और वजूहात भी बताई और उसका इलाज भी बताया। इकनॉमिक रिकवरीज पे बड़ी तफसीली बात की है जो मैं नहीं समझता मुझे दोबारा रिपीट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इजमाली तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की। फॉरेन रेमिटेंसेस का क्या मतलब? इसका मतलब है कि बाहर से पैसा ज़्यादा आना शुरू हुआ, वही पाकिस्तानी जो पहले भेज रहे थे ज़्यादा भेजा क्योंकि उनको एक ईमानदार लीडर नज़र आया। पावर लूम्स की फैक्ट्रीज की बात हुई, फैसलाबाद की तमाम पावर लूम्स 50,000 के करीब जो हैं वो चल पड़ी हैं। साथ साथ जो आपका सबसे बड़ा जो खसारा था उसकी कमी की बात हुई, और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी बढ़ोतरी की तरफ गया और ठीक ठाक उसमें बढ़ोतरी हुई है। टैक्स कलेक्शन में भी ठीक ठाक इजाफा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ है कि कॉटन एक्सपोर्ट में बढ़ना वो चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। बाकी आपका राइस, वीट, शुगर सारा कुछ एक्सपोर्ट भी आपका शुगर उसका एग्रीकल्चर का बढ़ रहा है। लेकिन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अश्योरिंग इस लिहाज से है कि मेरे लिए तो इस सारी स्पीच का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पहली बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से कम अज़ कम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता, मैं भुट्टो साहब के दौर में तो जिंदा नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जितने मैंने वज़ीर-ए-आज़म देखे मैंने किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से इतना बार अपने बच्चों को, अपनी कौम को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करते नहीं देखा, उनको बार मदीना की रियासत पे बात करते नहीं देखा, और इतना ज़्यादा मैंने किसी भी एक वज़ीर-ए-आज़म को इस्लाम के उन कॉन्सेप्ट्स पे बात करते नहीं देखा जो इमरान खान साहब कर रहे हैं कि उन्होंने हुर्मत रसूल पे बात की, खत्म पे, और साथ साथ 2 कानून नहीं होने चाहिए, एक कानून, और उसमें बार वो एग्जाम्पल देते रहे वही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि उनके जब उन ज़माने में एक खातून का एक जुर्म हुआ और उन्होंने कहा जब लोग सिफारिश के लिए आए, उन्होंने फरमाया कि भाई ये फातिमा की बजाय मेरी अपनी बच्ची फातिमा तो ज़ोहरा वो भी होती तो उनको भी यही सजा जो है माज़अल्लाह होती अगर खुदा न खास्ता ये जुर्म वो भी करती। तो ये चीज़ें अहम है। फिर जो उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखें अच्छा पाकिस्तान ने बड़ी मार खाई है अपनी उन पॉलिसीज की वजह से कि हम गैर जरूरी तौर पे हम दबते रहे, अमेरिका है, फलाना है, वो है,
कोई इमरान खान ने नहीं कहा कि जाके आप लड़ना बढ़ना अमेरिका से इधर से उधर से शुरू कर दें, लेकिन अपनी एक इज्जत नफ्स रख के हम अच्छा अली भाई उस पर जरा आगे करते हैं, जरा खारजा पॉलिसी और उसकी वजह से अमन हो रहा है, अगर अमन कायम हो रहा है और कोई जो है कोई आसमान नहीं टूटा। सर अगर इस सेगमेंट में हम जरा मैशियत पे जरा बात फोकस रखें, बाकी सब आगे हम करेंगे बात जी। कौन कहता है कि ड्रोन खत्म हो गए? एक ड्रोन अटैक हमारे पास एक्सप्रेस न्यूज में मौजूद है। सर गुजारिश ये आगे करते हैं बात, अगले सेगमेंट में चले खारजा पॉलिसी पे पहले कर लेंगे बात, जो ड्रोन एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है। अभी जरा मैशियत वाले पर जो कायरा साहब कह रहे थे कि अगर ये बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, किसान को फायदा हो रहा है, तो फिर ये चीजें हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं और आम आदमी को रिलीफ क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखें, चीजें बाहर से आपको मंगवानी इसलिए पड़ी कि खपत बढ़ी है। आपकी बम्पर क्रॉप हुई है 15 साल में सबसे ज्यादा आपकी मेजर प्रोडक्ट हुई है वीट में। ये बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आम आदमी की जिंदगी पे उसका क्या असर पड़ा है, तो उसका असर पड़ा है, रोजगार बढ़ा है, आपका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, आपका जो है खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ। हाँ, महंगाई का इशू बहरहाल मौजूद है और उसकी तरफ जो है पेशकदमी जारी है, इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। असल में मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लोग बड़े सियाणे हैं, ये जिन जिन जमातों के हैं ना, ये सारे बड़े सियाणे हैं, खासकर कायरा साहब और डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये तो पता नहीं कितने बादाम, इनमें कितने मन बादाम खाए, ये बड़े होशियार लोग हैं। इनको पता है सिस्टम ठीक होने की तरफ जा रहा है, इनको पता है इकोनॉमी मजबूत होने की तरफ जा रही है, इनको पता है पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान की मजबूती पे ये खुश हैं, पाकिस्तान की मजबूती पे और पाकिस्तान की रिकवरी पे खुश हैं, लेकिन हमारे हाथ से हो रहा है, ये इनको दुख है। चले मैं पूछता हूँ जी, उनके हाथ से हो रहा है इस वजह से रेकमेंड दें डॉक्टर साहब। अगली बार 2023 में वो इकोनॉमी, डॉक्टर साहब इस सेगमेंट में फोकस इकोनॉमी पर रखते। आज उन्होंने अपनी तकरीर में एक और चीज कही और वो ये थी कि ये कोरोना जैसी, कोरोना का भी जो है वो इस सारी सिचुएशन में सामना था और प्राइम मिनिस्टर ने कंपेयर किया कि बाकी मुल्कों में क्या हुआ और हमारे मुल्क में क्या हुआ, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उन्होंने भी तारीफ की है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इकोनॉमी भी संभाली और कोरोना को भी संभाला। एक तो इसको आप एड्रेस कर दो और फिर ओवरऑल जो इकोनॉमी पे वो बात कर रहे थे कि जब उन्हें इकोनॉमी मिली वो तो आपकी हुकूमत की छोड़ी हुई थी, सो उससे रिकवरी हुई है इन 3 सालों में। मैं क्या तबसरा करूंगा जी, एक ऐसा वजीर आज़म जो गाड़ियों के ज़रिए मुल्क की मईशत को नापें, यानी गाड़ियां कौन चलाते हैं? गरीब आदमी चलाता है, जो सड़क के ऊपर है उसके पास हैं, वो गाड़ियां नहीं खरीद रहा है 50-50, 60-60 लाख की। जो सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी वो सेठ जो वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, सिर्फ उनकी गाड़ियां गिन के खुश हों और बोलें कि वाह सुभान अल्लाह क्या हमारी मईशत है, जो अमीर है वो अमीर तर होता चला जा रहा है और इस वजह से हम बहुत बेहतर हो गए हैं, तो उस पर क्या तबसरा किया जा सकता है? अच्छा, मैंने मैंने तो जो सुनी थोड़ी सी, मैं पूरी नहीं सुन सका, मुझे ट्रैवल करना था एक और प्रोग्राम के लिए, तो मैंने जो सुनी तो उसमें कई मरतबा उन्होंने रियासत मदीना का जिक्र किया, जिस तरह मेरे भाई भी अभी कर रहे थे, रियासत मदीना का भी जिक्र कर रहे थे और इंसाफ का भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी किया। अब वो रियासत मदीना कैसी है जिसमें जो 50 रुपए की चीनी थी गरीब आदमी के लिए वो 110 रुपए की हो गई है या 100 रुपए की हो गई है। आपके सामने तमाम लोग जो घर में रोज़ चीनी खरीदते हैं उनसे पूछ लीजिए। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें आटा जो 35 से 40 रुपए का था वो 100 रुपए का हो गया है। ये कैसी रियासत मदीना है जहाँ पे तेल, खाना बनाने का तेल जो 142 रुपए का था वो 325 रुपए का हो गया है। ये किस तरह की रियासत मदीना है जहाँ पे बिजली जो 11 रुपए की मिलती थी वो अब 22 रुपए की मिल रही है। जिस किसान का ये जिक्र कर रहे हैं उसको 5 रुपए 35 पैसे की हम देते थे बिजली ताकि वो अपना ट्यूबवेल चला सके, अब ये उसको 15 रुपए की बिजली दे रहे हैं। गैस की कीमत जो है वो 142% बढ़ चुकी है जब से ये आए हैं और मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। एक गरीब आदमी के लिए क्या चीज़ें अहम होती हैं? एक गरीब आदमी के लिए 2-3 चीज़ें अहम होती हैं। सबसे बड़ी अहम चीज़ ये होती है कि उसको रोज़गार मिले। वो रोज़गार किस तरह नापा जाता है? रोज़गार नापा जाता है शराय तरक्की से, जिसको GDP ग्रोथ कहते हैं।
तो हमारे ज़माने में हम 6% के करीब 5.8 5.7% के करीब छोड़ कर गए थे जीडीपी की ग्रोथ यानी तरक्की की शरह, जो पहले ये मनफी में ले गए। पहले तो 2.1 पे ले गए, पहले मिस रिपोर्टिंग की 3.9% की, वो 2.1% थी, फिर वो मनफी में चली गई। मनफी से पहले भी वो 1.9% थी जब कोरोना नहीं आया था। अब इनके आपस में इख्तलाफात हैं कि वो 3% है या 4%। अभी तो लेकिन 3.8 जो लेट्स से हमारे पास एक बजट का आपको पता है कि इकोनॉमिक इनकी एडवाइजरी काउंसिल जो अंदर मीटिंग में बैठी थी उसने कहा ये नंबर की बड़ी फजिंग होती है। आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा, उन्होंने कहा ये इसहाक डार वाले नंबर्स नहीं, ये तो अब मैं तो इनके नंबर दे रहा हूँ, मैंने तो कोई इसहाक डार के नंबर नहीं दिए। जो ये नंबर दे रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। इनके नंबर्स के मुताबिक 50 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये मेरा नंबर नहीं है, आपका नंबर नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब का नहीं है, इसहाक डार साहब का नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का नंबर है जिसके मुताबिक 50 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और जो लोग अभी नौकरी पेशा हैं, जो 40,000 या 50,000 कमा रहे थे या 60,000 कमा रहे हैं, जरा उनसे उनका हाल पूछ लीजिए। आपके इर्द गिर्द ये जो कॉफी लाने वाले साहब हैं जो कैमरे पे बैठे हैं, और मैंने तो आपको गलियों में प्रोग्राम करते देखा है कैमरा उठाए, तो उन लोगों ने जो कुछ आपको बताया कि उनकी क्या हालत है। अद्विया माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की दवाएं जो हैं वो 550% उसमें इजाफा हो गया। वो डायलिसिस, अगर आपको गुर्दे आपके फेल हो जाएं तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ना कर पाएं तो वो मौत हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस था, अब 12 से 14 हज़ार रुपए का सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह नापना चाहेंगे इसको। आप महंगाई, दूसरी अहम चीज़ क्या होती है, महंगाई की शरह जिस वक्त हम गए हैं तो 3.9% थी, आज कितनी है? जो SPI है यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब है कि जिसमें वो चीज़ें जो गरीब आदमी खाता है, खाने पीने की अशिया, उनमें महंगाई की शरह जो है वो 16% से ज़्यादा है। पहले साल में गांव में जहां पे गरीब तरीन लोग रहते हैं वहां पे फूड इन्फ्लेशन यानी सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की इन्फ्लेशन जो है वो 94% थी। क्या करें, लोग मर जाएं। यानी जिस चीज़ ने नौकरी देनी है, तरक्की की शरह, वो भी डूब गई। दूसरी तरफ से महंगाई जो है वो भी डूब गई। और वजीर आजम ने गिनी क्या? गाड़ियां। ना चीनी गिनी, ना आटा गिना, ना बिजली गिनी। हर चीज इंपोर्ट हो रही है। करंट अकाउंट का सारा है, एक्सपोर्ट्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स महसूलात कलेक्शन जो है वो उन्होंने जो कहां से शुरू करें? चले मैं जरा ब्रेक के बाद नहीं ऐसा नहीं। अब आपने सवाल नहीं, आप मेरे पास आएंगे ही नहीं, मुझे पता है। मैं आपके पास आऊंगा। चले आवाम के ब्रेक के बाद पहले वादा कीजिए। अगरचे मैंने और मईशत पे बात करेंगे ताकि आप अगरचे मैंने खारजा पॉलिसी पे बात कर, मैं अली भाई 1 मिनट वेरी ब्रीफली अगरचे मैंने खारजा पॉलिसी पे वजीर साहब की वेरी ब्रीफली नहीं सुनी फिर आपने। अगर गरीब मजदूर की नहीं सुनेंगे अगले सेगमेंट में हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आप मईशत पे भी ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा, मगर खारजा पॉलिसी हमने डिस्कस करनी है, उससे वो भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हस्बे वादा सर, आप मुसद्दिक साहब आप कमेंट कीजिए ब्रीफली मईशत के ऊपर, लेकिन साथ जो खारजा पॉलिसी का सवाल है, जो एक देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये खुददार खारजा पॉलिसी की जो बात है, ये तो डू यू थिंक कि पॉलिसी खारजा पॉलिसी जो है वो अब हमारी खुददार हो गई है? जी, आ जाते हैं उस तरफ। वो टैक्स की बात हो रही थी तो मुझे वो इमरान खान साहब वाली बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हुक्मरान चोर हों तो लोग टैक्स क्यों देंगे। अच्छा, तो 2018 में टैक्स टू GDP रेशियो जो थी जब हम गए हैं तो 11.6% थी, यानी जो हमारी GDP है उसका 11.6% कलेक्ट होता था टैक्स में। अब कितनी है भला? 9.6। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो एक तवातर के साथ नीचे आती जा रही। तो अब अगर मैं वही सवाल पूछूं कि अगर हुक्मरान क्या हो तो फिर क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? और 3 साल मुसलसल, 3 साल हर साल जो है टैक्स कम होता चला गया है। पहले साल टैक्स था 3842 बिलियन, अगले साल हुआ 3829 बिलियन, उससे अगले साल फिर हुआ 3800, यानी 3 साल तक 4800 जी साल, मगर वो GDP बढ़ी है, GDP की रेशो से 9.6 बनता है। चलें सर, अब आ जाए खुददार खारजा पॉलिसी। चलें आप, मैंने तरह से बहुत सी चीजें करनी थी मगर चले खुददारी की तरफ। अगर तो भाई खुददारी है, अगर तो खुददारी है, मुख्तलिफ ममालिक को गाली निकालना, तो बिल्कुल बड़ी खुददार हमारी हुकूमत है। कैसी खुददारी?
पहली बात तो खुददारी का पैमाना क्या है कि हमें फोन नहीं करते। अच्छा। कितनी खुददारी है कि कभी अमेरिका फोन नहीं करता, हम रुस जाते हैं। कभी वो मोदी को हम फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता तो हम रुस जाते हैं। अच्छा। कभी इंग्लिस्तान हमने जाना होता है तो इंग्लिस्तान वाले पता नहीं हमारी बात नहीं सुनते, हम दौरा ही कैंसिल कर देते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि कौन सा पाकिस्तान के अलावा मुल्क है, या डोनाल्ड ट्रंप एक साहब होते थे, या हमारे वजीर आजम हैं, जो मुल्कों के नाम ले लेके उनको कॉल आउट करते हैं। पहले कौन था हमारा, पहले जब ये नई हुकूमत आई तो हमारी खारजा पॉलिसी ये थी कि चीनी चोर हैं। चीनी खाने वाली नहीं, मुल्क चीन चोर है। इन्होंने कहा कि हर वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सी पैक के हवाले से उसमें चोरी है। यहां तक कि उनके सफीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान हमारी डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस नहीं रही, और उसके बाद कोई आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं नजर आई। चलें इस बात को छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि अमेरिका बहादुर जो है ना वो हमारी सालसी करवाएगा, और ट्रंप बहुत आला आदमी है। फिर हमने कहा कि अमेरिका की जय जयकार। फिर हमें पता चला कि वो सालसी तो थोड़ी गलत हो गई, तो फिर हमने कहा कि वो क्या, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ तो चलें उनको किया। फिर एक वक्त आया, आपको याद होगा, जब हमने कहा कि हमने मुमालिक को कहा है कि वो एक पता नहीं टीवी चैनल भी बनाएंगे और हम तुर्की और मलेशिया के साथ मिलके जाएंगे, याद है आपको? ठीक है। तो फिर हमने एक दिन उससे पहले अपनी खारजा पॉलिसी बदली और हमने कहा हमारे एक और दोस्त मुल्क ने हमें मना कर दिया, अब हम नहीं जा रहे। तो वो तुर्की और मलेशिया नाराज हो। एक सेकंड भाई, जवाब ले लें अब आपने, सिर्फ एक सेकंड। उसके बाद हमने कहा कि लेकिन हम नहीं गए, उनको नाराज किया। फिर एक और हमने तस्करा किया कि हमें जाना चाहिए था, उस मुल्क की बात नहीं मानी। फिर आगे वजीर आजम है, पीछे पीछे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ये आग लगाते जाते हैं, वो बुझाते जाते हैं। थोड़ी देर में ये एक तबसरा करते हैं, वहां जाते हैं, तो आग बुझाने के लिए पूरी टीम जाती फिर। ये खारजा पॉलिसी है भाई। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड। फिर कारी साहब के पास जाते हैं। जी अली भाई। देखें, कुछ तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल रोना धोना है वो किया है, तो वो तो अब इनके शायद नसीब में है, क्योंकि संजीदा सीरियस डिस्कशन पॉइंट बाय पॉइंट वो तो अब हमारा खासा रही नहीं इन प्रोग्रामों में। लेकिन दो चीज़ें इन्होंने उठाई हैं, उसका मैं ज़रूरी समझता हूँ, उसको मैं निगेट करूँ। एक तो जो मिनिस्ट्री है हमारी प्लानिंग की, उनके फिगर से मैं निगेट करूँगा कि ये बात इनकी गलत है कि 50 लाख लोग जो है वो बेरोज़गारी की तरफ गए थे। 55 लाख गए थे, ज़्यादा गए थे, कोविड के दौरान गए थे। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी ठीक कर लें, वापस हम 50 लाख को टच कर गए हैं। अल्लाह ताला के करम से दोबारा वो कारोबार बहाल हुए हैं। कोविड के दौरान ये मसला आया था, लेकिन वो हमने रिकवर किया अल्लाह के हुक्म से। नंबर 2, इन्फ्लेशन की बात 15-16 की बात करें, 15-16 नहीं है, इन्फ्लेशन है, लेकिन बतदरीज वो कम हो रही है। और अभी इस काबीना मीटिंग में जो असद उमर साहब ने अच्छा अली भाई देखिए, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, खारजा पॉलिसी के हवाले से जनरल बात कीजिए, आपको थोड़ा सा अपने ड्रोन अटैक जरा रोक लेना। नहीं मेरे तो नहीं है सर, मैं तो इस वजह से पूछ रहा हूँ कि इस सेगमेंट में ताकि बात हो जाए खारजा। अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं, उस पर जरा एड्रेस करें। जी, सबसे पहले तो पॉलिसी पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो काबुल में हुआ है, एयरपोर्ट के करीब जो कोई धमाका हुआ है और उसमें लोग फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, बहुत उस पर अफसोस है। और ये वही लोग हैं जो वहाँ धमाके करते रहे, और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का अमन को एक आंख नहीं भाता था। आज वहाँ पे अफगान तालिबान आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरजमीन किसी सूरत में पाकिस्तान या किसी हमसाये के खिलाफ यूज नहीं होगी। अब वो लोग किधर हैं जो इस तरह के धमाके जो है पाकिस्तान के साथ डालते थे? पाकिस्तान के तो अफगान तालिबान के साथ हमारा हमेशा से अच्छा ही ताल्लुक रहा है, हमारे खिलाफ कभी उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। तो अब ये धमाके कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के पैसों पे वहां पे पलते थे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो हमेशा जब कभी उधर मसला होता था पाकिस्तान के सर जो है उसको डालते थे। हम सब इसको कंडेम करते हैं और हमारा दिल इस पर दुखी है। आज जो स्पीच में इमरान खान साहब ने एक बात की है, उन्होंने फरमाया, उन्होंने अर्ज किया कि ये जो अफगान कौम है कि क्यों ये नहीं खड़े हुए और उन्होंने मुकाबला नहीं किया, और लोगों ने समझा कि हथियार डाले बुज़दिल है। बुज़दिल नहीं है, वो गैरती लोग हैं। वो उन लोगों के लिए हथियार कभी नहीं उठाएंगे, जिस तरह खान साहब ने भी बात की, जो गैरों के इशारों पे नाचते हैं, जो बाहर की ताकतों के इशारों पे नाचते हैं। आज जो धमाका हुआ है, ये अफगान अमन प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश है, पीसफुल ट्रांजिशन को सबोटाज करने की कोशिश है। और जो सिविल वॉर नहीं हुई, जो वहां सिविल वॉर नहीं हुई, बहुत लोगों को दुख है, बहुत लोगों को तकलीफ है,
इंशाल्लाह हम पूरी पाकिस्तानी कौम मैं अली मोहम्मद खान साहब के साथ कायरा साहब, ठीक है कायरा साहब, अगर आपकी इजाजत हो जरा, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर मैं आपसे डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने बात की है, जनाब मुख्तसर जवाब दूंगा तो मुझे पता है कि बात रहेगी नहीं, अगर आपकी इजाजत हो मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ जाऊं। हमें इस वक्त रहमान साहब फॉरेन पॉलिसी पे लेक्चर पता है कौन लोग दे रहे हैं? हमें इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे लेक्चर वो लोग दे रहे हैं जिनका अपनी हुकूमत के 3 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, वो हमें फॉरेन पॉलिसी पे लेक्चर दे रहे हैं। मैं कायरा साहब एक ब्रेक के बाद, वो इस बात तक महदूद थी जी कायरा साहब, मैं अली भाई, मैं एक ब्रेक के बाद जरा आ रहा हूं, जरा कायरा साहब से तफसील से जवाब लेता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कायरा साहब, ये फॉरेन पॉलिसी वाले मामले को आप किस तरह से देखते हैं? इस पे गवर्नमेंट, अली मोहम्मद खान साहब ये बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं, हुकूमत बात भी करती है और कह रही है कि पहली मरतबा जो है वो जी लीडर है और फॉरेन पॉलिसी है हमारी। बड़ी बड़ी माजरत के साथ अली मोहम्मद साहब से, देखिए गुजारिश ये है, अगर तो बढ़ के मारना ही खारजा पॉलिसी की कामयाबी है तो फिर और बात है। जहां तक ताल्लुक जुर्रत के साथ बात करना है तो शायद पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा न खारजा पॉलिसी की कोई गहराइयों को जानता था और न जुर्रत से बातें कर सकता था, न उनसे ज्यादा किसी ने की। लेकिन एक बात और भी याद रखिए, मैं जनरल जहां का बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं जनरल मुशर्रफ का बड़ा मुखालिफ हूँ, उनकी फौजी हाकमियत का, लेकिन वो दोनों भी अमेरिका के सामने बातें करते हुए पाकिस्तान का वकार बुलंदी रखते थे, गिराते नहीं थे। और एक बात याद रखिए, अफगानिस्तान के अंदर आलमी ताकतों के मोहताज लोग हम नहीं थे, हमें ना ताने दिया करें। उस वक्त पहली जब जंग शुरू हुई तो ज़ियाउल हक इस मुल्क का हुक्मरान था, और जब दूसरी दफा अमेरिका ने आके तालिबान के ऊपर हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने उनको इजाजत दी थी। और जब परवेज मुशर्रफ ने इजाजत दी थी तो खान साहब परवेज मुशर्रफ के साथ थे। और अली मोहम्मद खान साहब को शायद याद हो या ना हो, उस वक्त परवेज मुशर्रफ अपना सदारती इलेक्शन उसके सिले में लड़े और उनके चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान साहब थे, मैं नहीं था, मुस्लिम लीग नहीं थी। दूसरी गुजारिश कि अगर पाकिस्तान का किसी ने मुकदमा लड़ा था तो हिलरी क्लिंटन ने ऐसे ही नहीं कह दिया था अपनी खारजा पॉलिसी की जो स्टैंडिंग कमेटी में एडमिट किया था वजीर खारजा के तौर पे कि पाकिस्तान इस सारे मुकदमे में सबसे ज्यादा मुतासर अफ्रीक है और हम अमरीकी इसके जिम्मेदार हैं। ये कोई था जिसने उनको ये बात याद कराई थी, वरना आलमी ताकतें यूं ही नहीं माना करती। और आपको याद होगा नेटो सप्लाईज जब सलाला का इशू हुआ था तो हमारे दौर में बंद हुई थी। उस दौर में वो जो जैकबाबाद के पास हमारा अड्डा था, अब क्या नाम उसका स्किप कर गया हूँ, जो बेस दिया गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जब खान साहब उनके दोस्त थे, तो वो बेस हमारे दौर में खाली हुआ था। मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान के वकार के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन आप अपनी खारजा पॉलिसी की कोई कामयाबी, यानी कोई मुसलमान मुल्क किसी जगह आपके साथ नहीं। एक मिनट आता हूं अली भाई, जी अच्छा। और अफगानिस्तान के अंदर जो कामयाबी आप मान रहे हैं वो आपकी कामयाबी नहीं है, वो यकीनन उसमें हमारी स्ट्रेटेजिकली लंबे अरसे से पाकिस्तानी फौज वहां उनकी वहां कंट्रोल रहे, उनके वहां रास्ते रहे, और वो उनकी पॉलिसी है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल। ठीक है जी अली भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये अर्ज कर रहा था, बड़ा अजीब लगता है कि वो लोग हमें खारजा पॉलिसी पे लेक्चर्स दे रहे हैं। देखें भुट्टो साहब जब थे उसके बाद 3 हुकूमतें आपकी बन गई हैं, खुदारा भुट्टो साहब के नाम का कब तक खाएंगे? अपनी कोई परफॉर्मेंस भी शो करें ना। हमारे दौर में कोई नहीं, सुने ना, मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी है। देखें हक़ाइक़ बड़े तल्ख हैं। हमारे दौर में कोई फॉरेन बूट पाकिस्तान पे नहीं उतरा, हमारे दौर में कोई रेमंड डेविस का वाक़या नहीं हुआ, हमारे दौर में कोई सलाला के वाक़े नहीं हुए, ना हमारे किसी वजीर आजम ने या हमारे सदर ने छुप छुपा के उनको कहा कि आप ड्रोन अटैक करी जाओ, हम बस ऐसे ही ऊपर जो है वो शोर करते जाएंगे। देखें व्हेन वी टॉक वी मीन बिजनेस, और ये अमेरिका को भी पता है और सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जब कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसका मतलब एब्सोल्युटली नॉट ही था। इस वजह से अब वहां अमन आ रहा है, इस वजह से अब वहां पे अमन आ रहा है। दूसरी तरफ हमें नून वाले कहते हैं जिनका 3 साढ़े 3 साल तक वजीर खारजा तक नहीं था,
जिनके मुंह से कभी हिंदुस्तान के खिलाफ बात तक नहीं निकलती थी, जो कभी कुलभूषण का नाम तक नहीं लेते थे, जो हिंदुस्तान में जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से उनकी लीडरशिप से मिलते तक नहीं थे, जिन्होंने कश्मीर की बात करना जो है वो गवारा नहीं की, वो हमको कहते हैं आपने कश्मीर बेच दिया। चले भाई मैं हमेशा ही कहता हूं कि भलाल साहब वो कश्मीर नहीं बेच सकता। आप हमारे साथ आके बात करें कि क्या पाकिस्तान एक वो मुल्क अब नहीं रहा, एक नहीं है जो एक गैरत की बुनियाद पे बात कर। एक ब्रेक पर जा रहा हूं जी अली भाई, अली मोहम्मद खान साहब, इस ब्रेक के बाद जरा आते हैं और फिर जो तीसरा इशू है ऑपोजिशन और एहतसाब वाला, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आखिरी इशू है, आखिरी सेगमेंट है। डॉक्टर साहब वेरी ब्रीफली 30 सेकंड्स हैं। ये खान साहब ने आज दावा किया कि नैब भी रिकवरियां कर रहा है, एंटी करप्शन भी रिकवरियां कर रहा है और पैसा जो है वो अब वापस आ रहा है लूटा हुआ। आप इस क्लेम को जो है वो कैसे देखें? जी मैं बिल्कुल कैसे देखूं जी। वो आपने वो वीडियो नहीं देखी जो खुदा को हाजिर नाजिर जान के कही गई थी कि वो हेरोइन वाली वीडियो हम दिखाएंगे, वो देखी है आपने? वो याद है आपको? खुदा को हाजिर नाजिर जाके जिसमें वो राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से हेरोइन निकली थी, उसकी एक वीडियो थी। खुदा को हाजिर नाजिर, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी मरतबा ये की गई कि जब आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के जिक्र करें किसी वीडियो का जिसमें हेरोइन आपको, तो वो कहीं तो दिखानी थी ना। वो अदालत में दिखाई, ना वो टीवी पे दिखाई। पहले कहा हमारे पास है, बाद में दिखाएंगे, फिर कहा मुनासिब वक्त पे दिखाएंगे, फिर कहा अदालत में दिखाएंगे, फिर एक दिन कहा कि नहीं है। अच्छा, ठीक। और आपको ये भी मालूम है कि उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा मौत है। और अगर जिस तरह ये प्रेशराइज करते हैं, किसी भी दो पेशियों के ऊपर राना सनाउल्लाह को ये मौत की सज़ा दे सकते हैं। मौत की काल कोठरी में तो रख ही चुके हैं। एक मिनट सर, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहाँ रहे हैं मौत की काल कोठरी में? और एहसन इकबाल साहब कहाँ रहे हैं? और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहाँ रहे हैं? और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब कहाँ रहे हैं? और ये बताएं कि इन सब के मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं, वो फैसले के आप तो वकील हैं, तो जरा आप देख लें, इससे आपको इंसाफ का तराजू जो है वो आपके सामने। आई गेट योर पॉइंट। कायरा साहब, योर फाइनल कमेंट जी इस इशू के ऊपर। देखिए, बड़ा सिंपल। पहली तो यह है, अली मोहम्मद साहब से गुजारिश ये है कि हमारे पहले